अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उसने चेहरा उठाकर हम दोनों को देखा, देखती रही और फिर बोली, कोई अनोखी कहानी नहीं है मेरी, उन लाखों इंसानों में से एक जो इस पूरे मुआशरे में बिखरे हुए हैं। मेरी जैसी किसी भी शक्ल की औरत को रोक कर उससे उसकी दास्तान पूछ लेना मेरी दास्तान से मुख्तलिफ नहीं होगी। भेड़ियों की बस्ती में बेकसो मजबूर औरतें मेरी तरह असमत फरोशी करके ही जिंदगी गुजार सकती हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की नकाब होगी और उन नकाब के पीछे पाकीज़गी सिसक रही होगी, मजबूरियां तड़प रही होंगी। हाँ, मुझे उनकी खुशबख्ती पर रश्क आता है जो तन्हा हैं, जिनके साथ बीमार शोहर, उसकी निशानी मुन्ना सा बच्चा और एक बूढ़ी सास नहीं है। ऐसी लड़कियों को अगर मुआशरे के मुकाबले पर आना पड़े तो उनके पास खुदकशी का रास्ता मौजूद रहता है। वो खुदकुशी करके इस बेगैरत मुआशरे को शिकस्त दे सकती हैं। मुझे जैसी बद इंसाफ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन सबके सर पर बहुत से बोझ होते हैं। वो मासूम मुस्कुराहट को पामाल नहीं कर सकती। वो बूढ़ी आंखों के टमटमाते चिरागों को गुल नहीं कर सकती। मोहब्बत करने वाले बेबस शोहर को मौत से हमकिनार नहीं कर सकती। जावेद एक दफ्तर में क्लर्क था, सीधा सादा खुश मजाज नौजवान, जिसने अपनी ही हैसियत की लड़की से शादी की। मेरी बेवा माँ बीमार रहती थी। मैंने ज़िंदगी के इब्तिदा ही दुखों से की है। जावेद ने मुझे सहारा दिया। सादा और शरीफाना अंदाज में मेरी उससे शादी हो गई। कलील तनख्वाह थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे और मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें गमे रोज़गार को भी दूर कर देती हैं। मेरी माँ का इंतकाल हो गया और जावेद ने मेरा गम दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा, मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियाँ फराहम करने की कोशिश करता। मैंने जावेद के लिए माँ का गम भुला दिया। उसकी माँ भी तो मेरी माँ थी, और फिर जब उसकी मोहब्बत की कोंपल मेरे बदन में फूटी तो वो खुशी से फूला ना समाया। उसने अपनी मोहब्बत का खराज अदा करने के लिए अपनी मेहनत और शदीद कर दी। बच्चे की आमद की खुशी में वो अपनी शख्सियत भी भूल गया। वो नन्हे मेहमान का पुरजोश इस्तकबाल करना चाहता था, लेकिन शदीद मेहनत रंग लाई। जावेद का मोरसी तोहफा उभर आया। उसके बाप को भी टीबी थी और शायद उसके जरासीम जावेद के जिस्म में भी मौजूद थे। मर्ज ने उसे दबोच लिया और वह साहबे फराश हो गया। उसे बहुत दुख था, उसे बहुत गम था कि वो मेहमान की पजीराई ना कर सका। शुरू में एहसास ना हुआ, लेकिन फिर तफक्करात मुंह फाड़े सामने आ गए। जो कुछ जमा किया था वो बीमारी और रोज़मर्रा के अखराजात में ख़त्म हो गया, और फिर खामोशी से बच्चा पैदा हो गया। कोई धूम न थी, कोई एहतमाम न था, लेकिन उम्मीद ज़रूर थी। अब ना सही, आइंदा सही। लेकिन फिर एक दिन जावेद ने बहुत सा खून उगला तो ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि उसे फौरी तौर पर सीनिटोरियम भिजवा दिया जाए, वरना जानवर ना हो सकेगा। हमने घर का बहुत सा सामान बेचकर जावेद को मीनीटोरियम में दाखिल करा दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत से मसाइल थे जिनका एहसास रफ्ता रफ्ता हो रहा था। मीनीटोरियम में जावेद को दवाएं मिल रही थी, लेकिन घर के हालात की फिक्र उसे सेहतमंद नहीं होने दे रही थी। उसे दवाओं की ज़रूरत है, फलों की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें उसे बाकायदगी से मुहैया हो रही हैं, लेकिन जब वो सेहतमंद होकर वापस आएगा और उसे हकीकत मालूम होगी तो मुझे यकीन है वो पहले से ज़्यादा खून उगलेगा और उसके बाद ज़िंदगी उससे बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब सिर्फ जावेद नहीं है, एक और जिम्मेदारी है जिसका नाम अनवर है। ये मासूम जिम्मेदारी जावेद की मोहब्बत से बढ़कर है।
मैंने मेहनत मजदूरी करने की कोशिश की, बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर सकी और मेरे अज़ाइम खाक में मिलते गए। मैंने सोचा था कि जावेद को जिंदा रखने के लिए तन मन की बाजी लगा दूंगी, मेहनत करके जावेद को जिंदा रखूंगी, उसकी निशानी को परवान चढ़ाऊंगी, लेकिन दुनिया ने मेरी मेहनत कबूल नहीं की। उसका फलसफा दूसरा था। वो जिस्म के अवज़ सब कुछ देने को तैयार थी। मेहनत मजदूरी से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हालात से जंग की, ज़माने से लड़ने की कोशिश की, लेकिन किस से लड़ती? कोई मेरे दुख को जानने के लिए तैयार ना था। सबकी निगाहें मेरे जिस्म के नशीबो फराज टटोलती थीं। आहिस्ता आहिस्ता एहसास शिकस्त शदीद होता गया, और जब मेरे अनवर की हालत ख़राब हो गई तो मैंने अपनी आना को मार दिया। मैंने अपने जिस्म को राख का ढेर तसव्वुर कर लिया, और खाक के इस ढेर ने अनवर को बचा लिया। जावेद के लिए दुआएं मुहैया कर दी, बूढ़ी सास को फौकों की मौत मरने से बचा लिया, और अब मैं राख की व्यापारी हूँ। झूठी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर राख खरीदने वालों की तलाश में निकल जाती हूँ। कोई मिल जाता है तो उसे ले आती हूँ, राख की कीमत वसूल करती हूँ, और उस वक़्त तक खामोश बैठ जाती हूँ जब तक फाके दोबारा ना शुरू हो जाएं। जब फाके शुरू हो जाते हैं तो मैं इस गलीज राख को सजाकर फिर बाजार में निकल जाती हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। तालूत खामोशी से उसकी कहानी सुन रहा था। मेरे दिल पर गहरा असर था। तब तालूत ने बड़ी हकीर निगाहों से मुझे देखा और मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। लेकिन तालूत के चेहरे के तासरात फौरन बदल गए। वो भी जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा। तालूत को मेरी कहानी मालूम थी। कई मिनट तक गम अंगेज खामोशी छाई रही। सिर्फ सरैया की सिसकियाँ माहौल को जिंदगी का एहसास दिला रही थीं। तब तालूत ने सपाट लहजे में कहा, रोने की जरूरत नहीं सरैया, मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस दुनिया में पैदा हुई हो, इसी में जिंदा रहोगी। तुम्हें इल्म है कि तुम्हारी दुनिया फरेबी है। ये ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ है। ये होंठों पर नेकी और पाकीज़गी के अफसाने सजाए हुए है, लेकिन सीने की गहराइयों में गलाजत और दरिंदगी लिए हुए है। तुमने अपने प्यारों के लिए हाथ पांव हिलाए, दुनिया ने तुम्हें कुछ ना दिया। हाँ, उसने तुम्हें जिस्म की कीमत ज़रूर चुका दी। ठीक है, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी तुमने उसे देकर ज़िंदगी के लवाजमात पूरे किए। पाकीज़गी और गंदगी के म्यार इस दुनिया ने तो कायम किए हैं। तुम इस पर अफसरदा क्यों हो? तुम इसे अपने अफसाने क्यों सुनाती हो? तुम ये सब कुछ करके भी सर बुलंद हो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक मकसद था। उनकी बात करो जो सिर्फ ज़ाती तस्कीन के लिए तुम्हें खरीदते रहे हैं। तुम्हें उनसे नफ़रत करो, उनके दरमियान खुद को बरतर महसूस करो। उन लोगों से घिन खाओ जो जिनसी तस्कीन के लिए तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं। और अब अगर तुम्हारी ज़रूरत जिस्म फरोशी के बगैर पूरी हो सकती है तो पूरी करो। ये तो वक़्त की बात है। जावेद को बताने की क्या ज़रूरत है कि तुमने ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या फ़रोख्त किया। यही काफ़ी है कि तुम दयानतदारी से उसके बच्चे और उसकी माँ की परवरिश कर रही हो। तुम अपने हालात बदल लो, ये मकान छोड़ दो, नए मकान में रहो, बाइज्जत और सर बुलंद होकर। फरेबी दुनिया के सामने एक नया झूठ पेश करो। सुनो सरैया, तुम जब ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना जिस्म फ़रोख्त करने पर तुल गई तो फिर तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो जो मैं कह रहा हूँ। क्या तुम मुझसे मुत्तफ़िक नहीं हो आरफ? तालूत ने मुझसे मुखातब होकर कहा। मैं तुमसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुत्तफ़िक हूँ। हम सब गलाज़त की तख्लीक हैं। सिर्फ हमारे ज़मीर हमारी हैसियत मुतय्यन करते हैं। सिर्फ एक पाक दिल के मालिक हैं, इसलिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम हैं। इसके किरदार की अज़मत सबसे पोशीदा है। अगर दुनिया की आंधी आँखें इसकी अज़मत तक ना पहुँच सकें तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसको क्या ज़रूरत है कि दुनिया को अपने बारे में बताए? वो अपने तौर पर इस दुनिया की हैसियत मुतय्यन कर सकती है। किसकी मजाल है जो इसकी शख्सियत को चैलेंज करे? सुरैया की सिसकियाँ रुक गईं। वो अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। तब तालूत ने उससे पूछा, क्या ख्याल है सुरैया,
क्या तुम एक नई जिंदगी अपनाना पसंद करोगी? तुम्हारा बच्चा आयाओं की गोद में परवरिश पाएगा। तुम्हारी सास एक बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ खातून की हैसियत से रहेंगी और तुम एक अजीम खातून बन जाओगी। जावेद का खैराती अस्पताल में नहीं, किसी बहुत बड़े अस्पताल के खसूसी वार्ड में इलाज होगा और फिर एक दिन वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तब तुम उसे गमे दौरा से निजात दिला दोगी और उसे कभी टीबी ना होगी। तुम सोच लेना कि ज़िंदगी में कुछ बेहानक रातें आई थी और फिर सुबह हो गई। तुम्हारी ये गुफ्तगू बड़ी सहर अंगेज़ है, लेकिन मैं वो सुबह कहाँ से लाऊंगी? मेरी ज़िंदगी में सुबह कहाँ है? वो तो सिर्फ शाम है, दर्द अंगेज़ शाम, जिसके खौफनाक साए मेरी रूह को दहलाते रहते हैं। वो कर्बनाक आवाज़ में बोली, वो सुबह हम मुहैया करेंगे। क्या तुम हमारी तरफ से सुबह का तोहफ़ा कबूल करोगी? अगर दुनिया में मुझे भीख देने पर तैयार हो जाती तो मैं उसे असमत फरोशी पर तरजीह देती। आपने जिस सुबह का जिक्र किया है वो मेरे नज़दीक ख्वाबों की सुबह है। अगर उस सुबह की एक किरण भी मुझे मिल जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूँगी। भाई बहनों को भीख नहीं, तोहफे देते हैं। तुमने एक बार भी हमें भाई नहीं कहा। किस ज़ुबान से कहूँ? इस ज़ुबान से जिससे तुम्हें अपने आबरू बाख्ता होने की दास्तान सुना चुकी हूँ। अगर तुम इस गलीज़ ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुनकर खुश हो सकते हो तो मैं तुम्हें अपने नापाक ज़ुबान की जसारत दिखा सकती हूँ। तुम्हारे ज़मीर से उठने वाली खुशबू गलाज़तों पर हावी है सुरैया। आज से अंधेरे छट गए। ज़िंदगी के बोझ को उसी तरह संभालना जिस तरह आज तक पामर्दी से उसका मुकाबला करती रही हो। आज के शब और गुजार लो, कल की सुबह तुम्हारी नई ज़िंदगी की पैगंबर होगी। तालूत ने कहा और खड़ा हो गया। रासम उसने दाएं सिमत रुख करके आवाज़ दी और रासम नमूदार हो गया। सुरैया की आंखें हैरत से फट गईं। उनके सामने दौलत के अंबार लगा दो, वो सब कुछ इन्हें दे दो जिसकी इन्हें ज़रूरत है। रासम ने गर्दन झुकाई और गायब हो गया। ये सब क्या है? वो कौन था? सुरैया की लरजती हुई आवाज़ उभरी। हमारे बारे में किसी से तज़किरा मत करना। पूरी जिम्मेदारी और होशियारी से सब कुछ संभालना। जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो किसी की हक तलफी नहीं होगी। तुम्हें उससे खौफज़दा नहीं होना। तालूत ने कहा। उसी वक़्त रासम नमूदार हुआ। उसके सर पर एक अजीम शान संदूक लदा हुआ था जिसे उसने उतार कर नीचे रख दिया। तालूत ने झुककर संदूक का ढक्कन खोल दिया और सुरैया की चीख निकल गई। संदूक में ऊपर तक नोटों के अंबार थे। न जाने कितनी दौलत थी। मैंने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम इस तरफ से पूरी तरह मुतमिन रहोगी। हाँ, इस दुनिया को इसकी हवा ना लगने देना, वरना तरह तरह से तुम्हें परेशान करेगी। हमें इजाज़त दो। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुरैया पर सख्ते की सी कफ़ियत तारी थी। वो आंखें फाड़े संदूक को देख रही थी यहाँ तक कि हम दोनों बाहर निकल आए। सुरैया के मकान से काफ़ी दूर निकल आने के बाद तालूत ने कहा, किसी पुरसकून जगह चलो, चाय वगैरह पियेंगे। आओ, मैंने कहा और हम एक गुजरती हुई टैक्सी को रोककर उसमें बैठ गए। मैंने ड्राइवर को एक होटल का पता बताया और थोड़ी देर के बाद हम एयर कंडीशन होटल के एक पुरसकून गोशे में बैठे थे। हमारे सामने चाय के बर्तन लगे हुए थे। मैं इन वाक़यात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, तालूत ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अलबत्ता एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। तस्वीर का ये रुख मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब हम ऐसे रुख तलाश नहीं करेंगे। ये तारीख पहलू तो मेरा जहन छलनी कर देंगे। मैं तो लताफ़तों की तलाश में यहाँ आया हूँ। ये नामुमकिन है तालूत, लताफ़तें महदूद हैं। मैं कोई वादा नहीं कर सकता। कहाँ कहाँ से चश्म पोशी करूँगा। इस दुनिया की 80% आबादी मसाइब में गिरफ्तार है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, हर रोशन चेहरे के अकब में तुम्हें तारीकी नज़र आएगी। अगर तुम इस तारीकी को नहीं देख सकते तो मेरा मुखलसाना मशवरा है कि वापस लौट जाओ। मेरी दुनिया यही है। मेरा लहजा ना जाने क्यों सख्त हो गया। तालूत प्याली रख कर मुझे देखने लगा। फिर वो बड़े दुख से बोला, फिर मैं तुम्हारी दुनिया को कैसे बदल दूं? मेरी ताकत तो महदूद है, मेरी ज़िंदगी भी महदूद और मेरी दुनिया नाकाबिले असलाह। चुनाचा तारीख पहलुओं से खुद चश्म पोशी करो। सिता देखो, गहराइयाँ झांकोगे तो तारीकियों के सिवा कुछ ना मिलेगा। मैं गहराइयों में नहीं झांकूंगा, तालूत ने झुरझुरी लेते हुए कहा
اور میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر مجھے طالوت پر رحم آنے لگا، بیچارہ کہاں آ پھنسا ہے۔ کئی منٹ تک ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے، پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، 5 بجے اپنے ننھے دوست کے ہاں نہیں چلو گے؟ نہیں عارف، ہمت نہیں ہے، خدا کے واسطے میرے ذہن کا تقدر دور کر دو۔ اس خاندان میں بھی کوئی دردناک داستان جنم لے رہی ہے۔ میں راسم کو وہاں بھیج دیتا ہوں، وہ معذرت کا ایک خط دے گا اور ہماری طرف سے کچھ تحفے بھی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ آؤ واپس ہوٹل چلیں، طبیعت مقدر ہو گئی ہے، اس نے کہا، اور میں نے ویٹر کو بلا کر بل طلب کر لیا اور پھر ہم وہاں سے ہوٹل روانہ ہو گئے۔ ہوٹل میں بھی طالوت خاموش سا تھا۔ مجھے یہ ماحول پسند نہیں آیا، چنانچہ میں ایک کرسی پر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کس طرح طالوت کا موڈ درست کروں۔ سامنے ہی اخبارات پڑے تھے، میری نگاہ اتفاقیہ طور پر ایک اشتہار پر جا پڑی۔ کسی نائٹ کلب کا اشتہار تھا اور میں چونک پڑا۔ میں نے اخبار اٹھا کر اشتہار دیکھا، اچھا خاصا پروگرام تھا۔ تب میں نے طالوت کو آواز دی۔ سو رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ یار کوشش کے باوجود ثریا کی کہانی ذہن سے نہیں نکال پایا۔ وہ مضبوط عورت ہے، حیرت کے سمندر میں نکلنے کے بعد وہ خود کو تمہاری دولت کے سہارے سنبھال لے گی۔ اس کی کہانی بھول جاؤ۔ رات کے لیے ایک پروگرام ہے۔ کیا پروگرام ہے؟ گولڈ اسٹار نائٹ کلب چل رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ناچ رنگ۔ وہ جدید دنیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ۔ کیا وہاں بھی ریشم سے ملاقات ہوگی؟ ریشم جیسی لڑکیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تم اس ماحول کو بدلا ہوا پاؤ گے۔ اس پوری کائنات پر دولت کی حکومت ہے۔ طالوت، جہاں دولت نہیں ہے وہاں المیے ہیں، جہاں دولت ہے وہ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑو، بس میں کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز کو ستی نگاہ سے دیکھو، مطمئن رہو گے۔ جہاں گہرائیوں میں گئے ڈوب جاؤ گے۔ تب پھر اٹھو، جلدی چلیں، اس کوفت سے تو نجات ملے۔ ابھی نہیں، ابھی تو کافی دیر ہے، وہاں راتیں جاگتی ہیں، یہ تو سونے کا وقت ہے۔ تب میں بھی رات کے انتظار میں سو جاتا ہوں، طالوت نے کہا۔ یہ بہتر رہے گا، میں نے جواب دیا، اور ہم دونوں مسحریوں پر جا لیٹے۔ تقریباً 7 بجے آنکھ کھلی، طالوت بے خبر سو رہا تھا۔ میں اپنی مسحری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں طالوت کا جائزہ لینے لگیں۔ معصوم بچوں کے سے انداز میں سوتا ہوا یہ شخص کیسی پر اسرار قوتوں کا حامل تھا۔ وہ ہم سے نہیں تھا۔ دولت اور اس قسم کی چیزوں کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ جو چاہتا کر سکتا تھا۔ کیسا انوکھا تھا وہ، اور ایک میں تھا، صرف اس کا دستے نگر۔ میری آزادی اس کی مرہون منت تھی، میں بذات خود کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے ذہن میں یہ خیالات کیوں آ جاتے ہیں۔ میری زندگی اب غیر یقینی سی ہو گئی۔ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اب خود کو صرف حالات کے رخ پر چھوڑ دوں، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دوں، لیکن نہ جانے کیوں اپنی فطرت میں یہ لاپرواہی پیدا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسے خیالات مجھے پریشان کرنے لگتے، اور پھر میں گردن جھٹک کر اٹھ گیا۔ غسل خانے میں جا کر غسل کیا، طبیعت بشاش ہو گئی۔ باہر نکلا تو طالوت بھی جا گیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کافی پی رہے تھے۔ پھر میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں گولڈ اسٹار کے نمبر تلاش کیے اور فون کر کے رات کے پروگرام کے لیے 2 نشستیں بک کرا لیں۔ کیا خیال ہے باہر نکلا جائے؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، آوارہ گردی کریں گے، یہاں اتنا وقت گزارنا مشکل ہوگا، میں نے کہا، اور ہم دونوں لباس وغیرہ سے درست ہو کر باہر نکل آئے۔ ہوٹل سے باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ساحل، میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ ٹیکسی دوڑتی رہی، طالوت راستے بھر خاموش رہا، اور پھر ہم ساحل سمندر پر اتر گئے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کیا اور پھر ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئے۔ سچ مچ بڑی انوکھی دنیا ہے تمہاری عارف۔ ان لوگوں کو دیکھو، رنگین لباسوں میں کیسے خوش نظر آ رہے ہیں، جیسے انہیں کوئی غم نہ ہو۔ اب تک جو دیکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی یہ خوشی عجیب لگتی ہے۔ ہاں طالوت، بس یہی خوبی ہے میری دنیا کے لوگوں میں، ہر غم کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ خوبی بھی ان میں نہ ہوتی
तो शायद अब तक दुनिया ख़त्म हो गई होती। ओहो, इन साहब को देखो, शायद ज़िंदगी में पहली बार घोड़े पर सवार हुए हैं। तालूत ने एक तरफ इशारा किया। एक तंदुरुस्त और तवाना नौजवान था जो स्याह बनियान, चुस्त पतलून पहने, सर पर फ्लैट जिस पर सुर्ख पर लगे हुए थे, साहल पर सैर करने वाले घोड़ों में से एक घोड़े की पुश्त पर सवार अकड़ा हुआ जा रहा था। ये टेढ़े क्यों हो गए हैं? तालूत ने मज़का खेन अंदाज में कहा। वजह इस सफ़ेद रंग की कार के करीब मौजूद है। मैंने एक तरफ इशारा किया और तालूत उधर देखने लगा। तकरीबन निसफ दर्जन नौजवान लड़कियां और 3-4 नौजवान खड़े हुए थे। सफ़ेद रंग की खूबसूरत कार के अकब में एक वैगन भी खड़ी थी। शायद पूरी पार्टी साहल की सैर को आई थी। सब लोगों की निगाहें उन साहब की तरफ थी जो घोड़े पर जा रहे थे। तालूत ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोला, आओ। कहाँ? मैंने पूछा। आओ तफरी करें, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। तालूत उसी सफ़ेद रंग की कार की तरफ जा रहा था। न जाने वो क्या करने के मूड में था। वैसे उसके होंठों की शरारत अमीज़ मुस्कुराहट किसी खास प्रोग्राम का पता दे रही थी। हम दोनों इस तरह सीधे उनकी तरफ बढ़े थे कि वो सब हमें देखने पर मजबूर हो गए। लड़कियों ने पहले हमें अजनबी, फिर दिलचस्पी की निगाहों से देखा। नौजवानों के चेहरों पर खुश्क से तासरात उभर आए। उन्होंने हमें अच्छी निगाहों से नहीं देखा। फरमाइए, उनमें से एक नौजवान आगे बढ़ आया। क्या मैं आपसे इन साहब के बारे में पूछ सकता हूँ जो घोड़े पर बैठकर टेढ़े हो गए हैं? तालूत ने कहा। क्यों, आपको क्या तकलीफ है? उस शख्स ने नथने फुलाते हुए कहा। बस उन्हें देखकर मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं, वरना इन लड़कियों के सामने मार खाकर आपको और शर्म आएगी, उसने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, गुफ्तगू इंतहाई पुरअमन माहौल में होगी। मैं आप लोगों को एक मशवरा देने आया हूँ। तालूत ने जल्दी से दोनों हाथ सामने करते हुए कहा। मशवरे की ऐसी तैसी, आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? एक और नौजवान भी आगे बढ़ आया। नफीस, झगड़ा मत करो, एक लड़की घबराए हुए अंदाज में बोली। आप ही इन्हें समझाइए मोहतरमा, मैं सिर्फ इन साहब की भलाई चाहता हूँ जो बेचारे घोड़े पर जा बैठे हैं। आजकल के घोड़े बेहद शरीर हो गए हैं। अभी ये घोड़ा रिवर्स गियर में चलेगा, ऐसी सूरत में वो मट्टी का शेर गिर भी सकता है, तालूत ने कहा। मार खाए बगैर नहीं जाओगे, नौजवान गुर्राया। आपकी मर्जी, तालूत ने शाने उचकाए और फिर मेरा हाथ पकड़कर उनके पास से दूर हट गया। सिर्फ चंद गंद के फासले पर पहुंचकर उसने दूर निगाह दौड़ाई और फिर उसके होंठ गोल हो गए। उसने जोर से सांस अंदर खींची और मैं चौंक कर घोड़े की तरफ देखने लगा। मैं जानता था वही होगा जो तालूत ने कहा था। अचानक घोड़ा दौड़ता हुआ रुक गया और फिर वो उल्टा दौड़ने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे घोड़ा कदम जमाकर रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई नादीदा कुव्वत उसे खींच रही हो। उसके कदम रेत पर फिसल रहे थे। उस पर बैठा हुआ हीरो उसे चाबक पर चाबक रसीद कर रहा था, लेकिन घोड़ा पलटकर भाग भी नहीं सकता था। वो अब और तेजी से पीछे आ रहा था और अब उस पर बैठा हुआ सवार बदहवास हो गया। वो घोड़े की पूंछ से चिपक गया। मैंने गर्दन घुमाकर सफेद कार के करीब खड़े हुए लोगों को देखा। सबकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। कुछ लड़कियां हैरतज़दा अंदाज में मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर वो सब तितर बितर हो गईं क्योंकि घोड़ा कार की सीध में आ रहा था और फिर वो खासी जोरदार आवाज में कार से टकराया और सवार नीचे आ रहा। दूसरे लम्हे घोड़ा सरपट एक तरफ दौड़ पड़ा। लड़के और लड़कियां मिलकर सवार को उठा रहे थे और वो अहमकाना अंदाज में एक एक की शक्ल देख रहा था। फिर हमारी तरफ इशारे हुए और उसके बाद पूरा गौल हमारी तरफ बढ़ा। नौजवान शहसवार सबसे आगे था। करीब आकर उसने कमर पर दोनों हाथ रखे और खड़ा होकर हमें घूरने लगा। फिर नौजवान की सख्त आवाज सुनाई दी। घोड़े को क्या हो गया था? खानदानी घोड़ा था, गलत सवार को बर्दाश्त नहीं करता। बस यही देखकर मैंने पेशगोई की थी। तालूत ने मासूमियत से जवाब दिया। मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, नौजवान ने गजदार आवाज में कहा। मेरा क्या कसूर है भाई? गुस्सा घोड़े पर उतारो जो तुम जैसे घटिया आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सका, तालूत उसी लहजे में बोला। रिफत, शमसी, मारो सालों को, देख लूंगा, नौजवान ने दूसरे लोगों से कहा और वह आगे बढ़ आए।
तालूत उछलकर एक तरफ हट गया। लड़कियां अपने साथियों को रोक रही थीं। अचानक घोड़े वाले नौजवान का हैट फिजा में बुलंद हो गया। उसने लपक कर हैट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैट एक दूसरे नौजवान के सर पर पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर हैट उतारने की कोशिश की तो वो तीसरे नौजवान के सर पर जा टिका। आगे बढ़ने वाले नौजवान रुक गए। वो तअज्जुब से हैट का तमाशा देख रहे थे। फिर वो हैट को भूलकर मेरी तरफ लपके, लेकिन हमसे कुछ दूर उनके कदम रुक गए। वो आगे बढ़ने के लिए पूरी कुव्वत लगा रहे थे, लेकिन उनके कदम ही ना उठ पाए। तब अचानक हैट वाले नौजवान ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। तालूत ने पिस्तौल की तरफ देखा और वजनी पिस्तौल नौजवान के हाथ से निकल गया। वो भी हैट की तरह फिजा में मुअल्लक हो गया और हैट वाला नौजवान उछल उछल कर उसे पकड़ने लगा, लेकिन पिस्तौल उससे मजाक कर रहा था। वो खट से नौजवान की खोपड़ी पर गिरता और फिर बुलंद हो जाता। अजीब मज़का खेज सिचुएशन थी। चारों नौजवान आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। हैट वाला नौजवान पिस्तौल पकड़ने के लिए मेंढक की तरह फुदक रहा था। लड़कियों की समझ में नहीं आया कि वो खौफजदा हों या कहके लगाएं। कुछ हंस रही थी, कुछ खौफ से मुंह फेरे खड़ी थी। पिस्तौल का मजाक जारी था। फिर ऐसा हुआ कि पिस्तौल फिजा में मुअल्लक रहा और नौजवान भी किसी स्टैचू की तरह साकत हो गया। उसकी दोनों हाथ पिस्तौल को लपकने के लिए उठे हुए थे और अचानक सफ़ेद कार स्टार्ट हो गई। घर्र घर्र की आवाज़ पर लड़कियों ने खौफजदा होकर कार की तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। कार रिवर्स गियर में चलने लगी। वो पीछे जा रही थी। उसके साथ ही वैन भी स्टार्ट होकर कार के अंदाज में पीछे दौड़ने लगी। दोनों गाड़ियां पागल घोड़ों की तरह दौड़ रही थीं और साहल पर तफरीह करने वाले लोग दहशतज़दा होकर उनकी जिद से बचने के लिए भाग पड़े। एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया। बस करो तालूत, कोई बेगुनाह गाड़ियों की जिद में ना आ जाए, मैंने तालूत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर दोनों हाथ उठा दिए। गाड़ियां रुक गईं। वैसे उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। साइकिल चलाने वाले नौजवान भी ठीक हो गए, लेकिन अब वो बदहवास नजर आ रहे थे। नौजवान का पिस्तौल भी जमीन पर आ गिरा। तब तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ गया। लड़कियों और नौजवानों के गिर्द मजमा जमा हो गया। साहल पर तफरीह करने वाले बदहवास लोग गाड़ियों को घेरे खड़े थे। खासा हंगामा बर्पा हो गया, लेकिन तालूत होंठ सकोड़े आगे बढ़ गया। कुछ मज़ा नहीं आया, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। कौन से मूड में हो? तकद्दर दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, वो सामने क्या होटल है? हाँ, मैंने जवाब दिया और तालूत मेरा हाथ पकड़कर होटल की तरफ बढ़ गया। मैं उसके शरारती मूड पर हैरान था, लेकिन मैंने और कुछ ना कहा और थोड़ी देर के बाद हम होटल में दाखिल हो गए। होटल के वसी हाल में काफ़ी रौनक थी। चारों तरफ रंग बिरंगे लिबास नजर आ रहे थे। तालूत इस रौनक को देखकर मुस्कुराया। फिर हम एक खाली मेज की तरफ बढ़ गए। कुर्सी पर बैठकर तालूत ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और फिर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगा। हाँ, यही जिंदगी है, अंदर झांकने से क्या फ़ायदा। इन सुर्ख व सफ़ेद चेहरों को देखकर आंखों में ताजगी आती है। कुछ खिलाओ यार, भूख लग रही है। मैंने वेटर को इशारा किया और वेटर हमारे करीब पहुंचकर अदब से झुक गया। मैंने उसे कुछ आर्डर नोट कराए और वो अदब से वापस चला गया। कैसी मुतजाद जिंदगी है, कैसी अजीब। हाकिम व महकूम एक जगह जमा हैं। दोनों का फ़र्क महसूस करने के लिए गौर करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन तुम्हारे ऊपर जमी हुई बर्फ़ मुझे कोफत में मुब्तला कर रही है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। इस कदर खामोश क्यों हो? तालूत ने मुंह बनाकर कहा और फिर खुद ही बोला। मैं समझा शायद साहल पर तुम्हें मेरी तफरीह पसंद नहीं आई, मगर मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बस वो घोड़े सवार मुझे पसंद नहीं आया था। अच्छी खासी शख्सियत थी, लेकिन खुद को नुमाया करने के लिए वो घोड़े की सवारी कर रहा था और इस तरह अकड़ा हुआ बैठा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शाह सवार हो और कोई मुल्क फतेह करने जा रहा हो। तालूत ने सब कुछ उसी अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। बहरहाल अब तो खुश हो। उस शहसवार के सर पर बहुत से सर नमूदार हो गए होंगे। पिस्तौल खासा वजनी होता है। तुम्हारी दुनिया में इतनी सी बात पर जिंदगी छीन लेने की इजाज़त किसने दी है?
पस्तौल से निकलने वाली गोली जिंदगी छीन लेती है ना। तुम बार बार उसे मेरी दुनिया कहकर तंज क्यों कर रहे हो तालूत? मैंने संजीदगी से कहा और वो चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा और फिर उसके चेहरे पर मुआजरत के आसार फैल गए। हाँ, ये गलती मुझसे होती रही है, लेकिन तुमने इसे तंज क्यों समझ लिया? तुमने इसे इस बारे में पहले क्यों कुछ नहीं कहा? यकीन करो मेरे दोस्त, मैं इन अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ, तालूत ने कहा। बस बस, ज्यादा बकवास मत करो, इन खातून को देखो, खासी तौर से तुम्हें देख रही हैं। मैंने एक तरफ इशारा किया। सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद दूसरी बात होगी। अच्छा भाई, माफ़ कर दिया, शुक्रिया। उसके बाद एक बात सुन लो, हम दोनों दोस्त हैं। अगर एक दूसरे से तकल्लुफ़ रवा रखा तो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगी। तुम्हें हक है कि मेरी हर गलत बात पर मुझे टोक दो, मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, अब इस तरफ तो देखो, मैंने कहा और तालूत मेरे इशारे पर देखने लगा। एक जवान उम्र गुड़िया सी लड़की थी, लेकिन उसका साथी स्याह रंग का गैंडा था। ग्रे कलर के सूट में वो गैंडा ही नजर आया। फैला हुआ दहाना, घुंघरियाले बाल, फुटबाल से बड़ी खोपड़ी, शानों पर रखी हुई गर्दन, उम्र भी लड़की से कहीं ज्यादा। ऐसी शक्ल में लड़की हमारी तरफ ना देखती तो और क्या करती। ये हकीकत थी कि उसने 2-3 बार इस तरफ देखा था। ये इसकी कौन हो सकती है? तालूत ने ज़ैरे लब कहा। पूछ लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पूछ लेता हूँ। तालूत एकदम कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। मैं भौंचका रह गया। तालूत आज हद से ज़्यादा शरारत के मूड में था। इससे कबल मैं उसे रोकूं, वो उन दोनों की मेज़ के करीब पहुँच गया। मैं बदहवास नज़रों से उसे देख रहा था और मेरी छठी हिस्स ने फिर किसी हंगामे का ऐलान कर दिया। मैंने तालूत को एक कुर्सी घसीट कर बैठते देखा। लड़की और गैंडा नुमा इंसान दोनों चौंक पड़े। तालूत मुस्कुराते हुए उनसे कुछ कह रहा था। जवाब में मैंने गैंडे नुमा आदमी की शक्ल बिगड़ते हुए देखी। वो आंखें निकाल कर तालूत को घूर रहा था। तालूत उसी अंदाज में बैठा था। फिर उसने गैंडे नुमा आदमी से कुछ कहा और अचानक गैंडे नुमा आदमी ने अपना फौलादी हाथ घुमा दिया, लेकिन उसका हाथ खिला में झूल गया। तब तालूत ने कुर्सी खिसकाई और खड़ा हो गया। उसने फिर कुछ कहा और गैंडे नुमा आदमी ने फिर भी कुर्सी खिसकाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी तोंद मेज के नीचे फंसी हुई थी। मेज उलट गई और उस पर रखे हुए बर्तन नीचे गिर पड़े। कुर्सी पर बैठी हुई लड़की उछलकर एक तरफ हट गई। मार डालूंगा, गैंडा हल्क फाड़ कर धाड़ा और लोग चौंक चौंक कर उसे देखने लगे। गैंडा फिर तालूत पर झपटा, लेकिन तालूत अपनी जगह से हट गया और शायद उसने गैंडे के पांव भी उड़ा दिया था। नीचे में गैंडा करीब ही एक और मेज पर ऊंधा हो गया, जिस पर मर्द और 2 लड़कियां बैठी हुई थी। उसके खौफनाक वजन से मेज की जो हालत हुई होगी, जाहिर है मेज पर बैठे हुए चारों अफराद उछलकर खड़े हो गए। जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गैंडा बिल्कुल पागल हो गया। उसके हाथ में एक बड़ी प्लेट आ गई, जो उसने उठाकर पूरी कुव्वत से तालूत पर उछाल दी, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए एक मुअज़्ज़ज़ आदमी के मुंह पर लगी और उसकी तवील चीख पूरे हाल में गूंज उठी। गैंडे ने दूसरी प्लेट उठा ली, लेकिन इससे कबल कि वो उसे किसी पर खींच मारे, अचानक 2-3 आदमी उस पर टूट पड़े। उन्होंने गैंडे की मुरम्मत शुरू कर दी। दूसरे लोग भी इस पागल आदमी से नफरत का इजहार कर रहे थे। तालूत बड़े वकार से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। चलो यहाँ से चलें, घटिया जगह है, उसने नाक सकोड़ते हुए कहा और हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। लेकिन अभी चंद ही कदम चले थे कि लड़के और लड़कियां का वो ग्रोह बपरा हुआ होटल की तरफ आता नजर आया, जिसे हमने साहल पर परेशान किया था। उनके साथ मजीद 4-5 अफराद थे। सबसे आगे बेमुल्क के शहजादे हाथ में पिस्तौल लिए दनदनाते चले आ रहे थे। मैंने एकदम तालूत का बाजू पकड़ लिया। क्या बात है? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बिला वजह एक और बेगुनाह मारा जाएगा, 2-4 जख्मी हो जाएंगे। किसी तरकीब से इनसे उलझने बगैर निकल चलो। चलने की क्या जरूरत है? ये लो। तालूत ने मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया और फिर जब उसने हाथ हटाया तो मुझे उसकी शक्ल बदली हुई नजर आई। वो असली शक्ल में था। यकीनन मेरी शक्ल भी तब्दील हो गई होगी। मैंने सोचा और एक ठंडी सांस लेकर रह गया। मेरी असली शक्ल तो मेरे लिए और खतरनाक थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। बदमाश तालूत मेरे खौफ से नफरत करता था, चुनाचा मैंने उसे इस मौजू पर कुछ ना कहा।
आने वालों ने यहाँ का माहौल देखा। गैंडा अब भी पागलों की तरह खूं खूं कर रहा था। उसकी साथी लड़की उससे दूर खड़ी हुई थी। उसे शायद गैंडे की पिटाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। होटल की इंतजामिया एक जगह जमा हुई और फिर गैंडे की शिकायत पर हमारी तलाश शुरू हो गई। उस अफरा तफरी पर किसी ने हम दोनों की यकसा शक्ल पर तवज्जो नहीं दी। शहजादा आलम भी हर कोने खुदरे में हमें तलाश करके मायूस हो गए। मुश्किल तमाम हंगामा शुरू हो सका। इस दौरान तालूत मेज़ों से अपनी पसंद की चीज़ें उठा उठा कर खाता रहा। लोग होटल से निकलना शुरू हो गए। बेचारे होटल वाले का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। बहरहाल मुंतज़मीन ने मेहमानों से दरख्वास्त की कि वो इस वक्त उनकी खिदमत नहीं कर सकेंगे। जो कुछ हो चुका है उनकी आंखों के सामने है, और जब दूसरे लोग निकले तो हम भी बाहर निकल आए। तालूत इत्मीनान से टहलता हुआ आगे बढ़ गया और मैं उसके साथ था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, डर लग रहा होगा। कैसा डर? मैंने चौंक कर पूछा। अपनी असली शक्ल से। अब नहीं लगता, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बहरहाल ज़हनी तकद्दर दूर हो गया। आज का दिन भी अजीबो गरीब गुजरा है। इतने बहुत सारे वाक़यात एकदम हो गए। अब देखना यह है कि तुम्हारे नाइट क्लब में क्या होता है। ज़रूर देखना। लेकिन आखिर इस गैंडे से तुमने क्या कहा था? कुछ नहीं यार, बस उसका रिश्ता दरियाफ़त किया था। मैंने पूछा, बड़े मियाँ ये आपकी पोती है या नवासी? बस वो मुझे घूरने लगा। तब मैंने कहा, अगर उन दोनों के अलावा आप में कोई और रिश्ता है तो बराह करम इस खूबसूरत लड़की को मेरे हवाले कर दें। आपके साथ इसकी शख्सियत ख़राब हो रही है। बस वो आपे से बाहर हो गया। उसने हाथ घुमाया तो मैंने उससे कहा कि लड़की के सामने नौजवान बनने की कोशिश मत करो, वरना जूते मार मार कर गंजा कर दूंगा। उसके बाद सब कुछ हो गया। तालूत ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे आज तुम्हारे मूड पर हैरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बस यार, इस दुनिया में इसी तरह गुजारा हो सकता है। अगर इसके खिलाफ किया तो बहुत से ज़हनी अमराज लेकर वापस जाना पड़ेगा, और फिर शायद मैं कभी इधर का रुख करने की हिम्मत ना कर सकूं। चुनाचा मेरे दोस्त, मेरे साथ तफरीहात में भरपूर हिस्सा लो, लुत्फ़ आ रहा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक किसी गरीब इंसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, ऐश करो, मेरा क्या जाता है। टैक्सी रोकूं? नाइट क्लब का वक्त हो गया है, तालूत ने पूछा। फिर एकदम कहने लगा, यार ये टैक्सी की मुसीबत क्यों पाल ली जाए? क्यों ना रासम से कहकर कार मंगवा लें? तुम उसे चलाना जानते हो? हाँ जानता तो हूँ, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, इसके अलावा हम होटल भी छोड़ देंगे और अपने लिए कोई खूबसूरत सा मकान पसंद करेंगे। उसने रासम को आवाज़ दी और रासम हाजिर हो गया। तुम जानते हो हमें क्या चाहिए? तालूत ने कहा। तशरीफ़ लाइए, रासम ने कहा, और तालूत मुझे इशारा करके आगे बढ़ गया। रासम ने हमारी रहनुमाई एक कीमती कार तक कर दी। इंतहाई आला दर्जे की कार थी। मैंने कभी ऐसी कार में बैठने के ख्वाब भी नहीं देखे थे, लेकिन अब किसी चीज़ के लिए मुझे ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो सब कुछ मेरे कब्ज़ाए कुदरत में था। न जाने किस किस को हमने लखपति करोड़पति बना दिया था। तालूत के इशारे पर मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं था। किसी ज़माने में दोस्तों की गाड़ियाँ चलाते चलाते ड्राइविंग सीख गया था। बहरहाल काम चला सकता था। चुनाचा मैंने कार स्टार्ट की और तालूत मेरे नज़दीक आकर बैठ गया। होटल से हमारा सामान मकान में पहुंचा देना, तालूत ने रासम से कहा, और रासम ने गर्दन झुकाई और गायब हो गया। मेरा दिल बिलियों उछल रहा था। अजीब ख्वाब की सी कैफियत में मैं कार ड्राइवर कर रहा था। एक नशा सा मेरे हवास पर तारू था। तालूत मुझे कार चलाते हुए देख रहा था। मुझे भी सिखा देना, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, उसने कहा, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। कार सुस्त रवि से सड़कें तय कर रही थी। हम लोग काफ़ी देर तक आवारागर्दी करते रहे और फिर मैंने गोल्ड स्टार की तरफ रुख कर लिया। बहुत महंगा क्लब था। छोटे मोटे सरमायादार भी उधर आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बिलाशुबा यहाँ टैक्सी से आते हुए बेहद शर्म आती। क्लब के कंपाउंड में आला दर्जे की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एक से एक शानदार, और हमारी कार भी इन शानदार कारों के दरमियान खड़ी हो गई। फौरन एक पोर्टर ने हमें रिसीव किया। हमने उसे रिजर्वेशन का नंबर बताया और पोर्टर मुझे ले चला। उसने हमें हमारी सीटों पर बिठा दिया
और फिर टिकट बनवाकर हमें पेश कर दिए। मैंने टिकट की रकम के अलावा बड़ी टिप भी उसे दी और पोर्टर शुक्रिया अदा करके चला गया। क्लब की मदम रोशनियों में हसीन और चमकदार चेहरे जगमगा रहे थे। पेशावर तितलियां फिजा में चकरा रही थीं। वो हर मतवज्जा होने वाले फूल पर बैठती, उसकी जेब खाली कराती और फिर दूसरे फूल पर जा बैठती। मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ गेम हो रहे थे। रक्स के प्रोग्राम में अभी देर थी, जाम खनक रहे थे, कहके उबल रहे थे। हमने काफ़ी तलब की, काफ़ी के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी मंगवाईं। तालूत दिलचस्प निगाहों से इस पूरे माहौल को देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ झुककर कहा, ये माहौल अब तक देखती हुई तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ है। हाँ, जिस कदर दौलतमंद तबके की तरफ बढ़ते जाओगे, माहौल बदलता जाएगा। ये दौलतमंदों के खेल हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं। खूब, तो दौलत ने यहाँ खूब हंगामे कर रखे हैं। बहरहाल एक बात का एतराफ़ तो करना पड़ेगा, वो ये कि दौलत ने यहाँ ज़िंदगी को बेहद तेज़ कर दिया है। हर जगह नयापन है। ये लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? बताता हूँ, मैंने कहा और एक खूबसूरत सी लड़की को इशारा किया। लड़की मुस्कुराती हुई हमारे सामने आ बैठी। हेलो, उसने हम दोनों को देखते हुए कहा और फिर उसने दोनों होंठ सकोड़ लिए। माय गुडनेस, आप दोनों शायद जुड़वां भाई हैं। नहीं, हम अलग अलग पैदा हुए थे, तालूत ने जल्दी से जवाब दिया और लड़की हंस पड़ी। क्या पियोगी? मैंने उससे पूछा। शैंपियन, लड़की ने बेतकल्फी से जवाब दिया और बेतकल्फी से आगे झुक आई। लेकिन मैंने तालूत की तरफ इशारा किया। वो शायद बड़ा भाई है, लड़की ने हंसते हुए कहा। बेरे ने शैंपियन रख दी। वो 3 गिलास लाया था। लड़की बोतल से 3 गिलास बनाने लगी। फिर उसने एक गिलास उठाकर मेरे सामने रखा, दूसरा तालूत के सामने, और फिर उंगली से होंठों पर शराब लगाकर मेरी तरफ बढ़ी। दूसरे हाथ से उसने तालूत का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तालूत ने जल्दी से हाथ खींच लिया। मैंने भी लड़की से अपने आप को बचा लिया। ये क्या मुसीबत आ गई, इसे भगाओ आरफ, तालूत बर्राई हुई आवाज़ में बोला और मैं हंस पड़ा। मेरा दोस्त ज़रा नर्वस किस्म का आदमी है, तुम बोतल ले जाओ और कहीं बैठकर पी लो, मैंने कहा। ओह आई सी, लड़की ने होंठ सिकोड़कर तालूत की तरफ देखा और फिर कुर्सी खिसका कर उठ गई। उसने तीनों गिलासों की शराब अपने हक में उंडेल ली और चलते चलते तालूत के साथ एक ऐसी हरकत की कि तालूत उछल पड़ा। लड़की हंसती हुई आगे बढ़ गई। मेरा भी हंसी के मारे बुरा हाल था। ये सचमुच लड़की थी? तालूत ने भर्राए हुए लहजे में पूछा। तुम्हें शक है? असली थी, मेरा मतलब है बिल्कुल असली। बुलाऊं उसे? उसी से पूछ लो, मैंने कहा और तालूत ने जल्दी से मेरा मुंह भींच लिया। वो हैरानी से दूर जाती हुई लड़की को देख रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और छत की तरफ देखने लगा। ये सब लड़कियां ऐसी ही हैं? उसने फिर पूछा। हाँ, मैं बता चुका हूँ कि ये सब की सब पेशावर हैं, मगर ये कहाँ पैदा होती हैं? मेरा मतलब है कि ये कहाँ से आती हैं? क्या उनकी पैदावार किसी खास तरीके से होती है? आम लड़कियाँ? ये आम लड़कियाँ तो नहीं हैं। हाँ मेरे दोस्त, इनके अंदर ये हिस्स एक खास अंदाज में जन्म लेती है। आओ दूसरे हिस्से देखें, तालूत ने कहा और हमने अपनी सीटें छोड़ दी। हम वहाँ से टहलते हुए गेम्स रूम्स में चले गए, जहाँ आला पैमाने पर जुआ हो रहा था। खेलने वालों में मर्द औरतें सब ही शामिल थे। तालूत ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और फिर उसकी निगाह एक तरफ उठ गई। गहरे नीले रंग की साड़ी में लिपटा हुआ हसीन जिस्म, घुंघरियाले बाल, उसने बेपनाह था। तालूत उसे देखता रह गया। मैंने कई लम्हात के बाद उसकी महय्यत महसूस की। तब मेरी निगाह भी उसके तआक़ुब में उठ गई। दर हकीकत दुनिया का मुंतखब हुस्न था। मेरी कैफियत भी तालूत से मुख्तलिफ ना थी। उसके साथ 2 बारोब आदमी थे, लेकिन उनका रवैया गुलामों का सा था। वो उसकी बात पर गर्दन झुकाकर जवाब दे रहे थे। देखा, तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। ऐसी ऐसी लड़कियां भी यहाँ इस कदर सुस्ती हैं। और वो नहीं तालूत, वो उनमें से नहीं हैं। क्या मतलब? तालूत चौंक कर पूछा। हाँ, वो तमाशबीन है। वो तब तो फिर कोशिश की जा सकती है। वो इस तरह की लड़की तो नहीं होगी। क्या वो तुम्हें पसंद आई है? मैंने संजीदगी से पूछा। पसंद से भी कुछ ज्यादा, लेकिन मेरा मतलब है वो मामला नहीं जो रेशम के साथ था। यकीन करो, मैं अपने वादे पर पाबंद हूँ। अगर तुम्हारा शरारत का मूड नहीं है तो आओ कोशिश करें।
आओ, तालूत ने कहा और हम दोनों आगे बढ़ गए। लड़की एक ट्रॉलर के करीब खड़ी हुई थी। जुआ हो रहा था और बड़ी बड़ी रकमें लगा रही थी। हम उसके सामने खड़े होकर बेज़ाहिर खेल लेकिन दरअसल उसे देखने लगे। सुर्ख और सफ़ेद गोलियां घूम रही थी और कूपन मुंतकिल हो रहे थे। इसे कैसे मुखातब किया जाए? तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। सुर्ख रंग की गोली उसके नंबर पर रुकनी चाहिए। मैंने तालूत को देखा। बाल बराबर इधर उधर ना होगी, तालूत ने जवाब दिया। तब फिर आओ। मैं खिसक कर लड़की की पुश्त पर पहुंच गया। लड़की फिर बहुत से कूपन हार गई थी। बराह करम इस बार 3 नंबर पर लगाइए, जितनी रकम चाहे लगा दें। मैंने लड़की के कान के करीब सरगोशी की और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके दोनों साथी मुझे इस कदर करीब देखकर कड़ी निगाहों से देखने लगी। क्यों? लड़की ने पूछा। आप जीत जाएंगी, और अगर हार गई इससे दुगनी रकम पेश कर दूंगा, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। फिर उसने 3 नंबर 4 सुर्ख कूपन पर रख दिए। हर कूपन में 10,000 रुपये की मालियत का था। उसके साथ खेलने वालों ने थूक निकले। इस बार सब ही ने बड़ी बड़ी रकमें लगाईं और गोलियां नंबरों पर गर्दिश करने लगी। तालूत सुर्ख गोली पर निगाह जमाए हुए था और फिर गोली 3 नंबर पर क्यों ना रुकती। लड़की की खुशी से चीख निकल गई और उसके दोनों साथी कूपन समेटने लगे। इस बार कौन सा नंबर लगाऊं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जो दिल चाहे लगा दे, जब तक हम यहाँ हैं आपके अलावा कोई ना जीत सकेगा। तब लड़की ने बहुत से कूपन एक और नंबर पर रख दिए और इस बार भी गोली उसके नंबरों पर रुकी थी। वंडरफुल, मगर ये सब कैसे होता है मिस्टर? अब कौन सा नंबर लगाऊं? मैंने कहा ना कि जो दिल चाहे लगा दे, किसकी मजाल है जो जीत सके। आप हैरत अंगेज हैं, लड़की ने कहा और उसने फिर एक बार नंबर लगा दिया। तालूत अपना काम कर रहा था। लड़कियों के साथियों के चेहरे खुशी से गुलनार हो रहे थे। वो जल्दी जल्दी कूपन समेट रहे थे। जरा सी देर में खेलने वाले कलाश हो गए। लड़की खुशी से दीवानी हो रही थी और फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मशीन के पास से हटकर लड़की ने हमें शराब पीने की दावत दे डाली। तालूत पर अभी उसकी निगाह नहीं पड़ी थी। शुक्रिया, मेरे भाई भी मेरे साथ हैं। कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाइए। मैं आपसे उसकी तकनीक मालूम करूंगी। ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैं यहाँ लाखों हार गई हूँ। तारक, मैंने तालूत को आवाज़ दी और वो करीब आ गया। लड़की उसे देखकर उछल पड़ी। वो कभी तालूत की शक्ल देख रही थी और कभी मेरी। मेरे खुदा, आप दोनों में सर मुंह फर्क नहीं है। आप जुड़वा हैं शायद। हाँ, मेरे भाई मुझसे सिर्फ 12 मिनट बड़े हैं, मैंने जवाब दिया। 12 मिनट? लड़की हंस पड़ी। फिर उसने तालूत से हाथ मिलाते हुए मेरा नाम पूछा। तारक बटा 2 कह लीजिए, और अगर इसमें दिक्कत हो तो फिर शारक, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। आप बड़े हैरत अंगेज हैं, बेहद पुरमजाक। आइए, आपके नाम से महरूम रहेंगे। ओ सॉरी, जीतने की खुशी में दीवानी हो रही हूँ। मेरा नाम नरगिस रहमानी है। मेरे वालिद अस्टील किंग हैं। शायद आप दाऊद रहमानी के नाम से वाकिफ हों। बड़ी मसरत हुई आपसे मिलकर मिस रहमानी, मैंने कहा और हम दोनों उसके साथ मेज़ पर आ बैठे। उसने हमारी पसंद के मशरूब का आर्डर दिया और फिर वो हमसे उस खेल के बारे में मालूम करने लगी। सिर्फ सितारा शनासी। मेरे भाई बहुत बड़े नजूमी हैं। 3 नंबर के बाद आपका सितारा बुलंदी पर आ गया। उसके बाद हर नंबर आपका था। हाँ, अगर आप पहले 3 नंबर ना लगाती तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। आप हर नंबर पर हारती रहती। वंडरफुल, वो तअज्जुब से बोली। फिर कहने लगी, बहरहाल मैं आधी रकम आपको पेश कर सकती हूँ। मेरे लिए यही क्या हुक्म है कि आज मैं जीत कर जाऊंगी। रकम की जरूरत नहीं है, वो आपकी है। हमारे लिए आपकी दोस्ती काफ़ी है। तारक आपसे बेहद मुतासर हैं। मैं भी बहुत थोड़े से वक्त में आप दोनों को बेहद पसंद करने लगी हूँ। क्या आप मेरे मुस्तकिल दोस्तों में शामिल होना पसंद करेंगे? हम में से एक, मैंने साफ गोई से कहा। दोनों आपके लिए परेशान कुन होंगे। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है। आप दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं। तब आप मेरे बड़े भाई की दोस्त बन जाएं। आप दोनों ही मेरे दोस्त हैं, इसमें हर्ज भी क्या है? वो मुस्कुराते हुए बोली। एक मुआहदे के तहत हमारे दोस्त मुश्तरक नहीं हो सकते। तब फिर आप मेरे दोस्त बन जाएं, उसने कहा और मैंने अजीब सी निगाहों से तालूत को देखा, लेकिन तालूत मुस्कुरा रहा था। फैसला हो गया, अब तुम कुछ ना कहोगे। ये सिर्फ शारक साहब की जिद है, वरना मैं आप दोनों से मुतासर हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे घर में मेरे साथ पियेंगे। उसने अपने खूबसूरत परस से एक नन्हा सा कार्ड निकालते हुए कहा।
صرف شارک، میں اپنے ایک اور دوست سے وعدہ کر چکا ہوں، طالوت نے کہا، اور میں الجھی ہوئی نگاہوں سے طالوت کو دیکھنے لگا۔ لیکن طالوت کی پیشانی بے شکن تھی۔ ہم کافی دیر تک نرگس سے گفتگو کرتے رہے۔ مائک پر رقص شروع ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ کیا آپ رقص نہیں کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بس میں اب واپس جاؤں گی، کل 5 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ اوکے، میں نے کہا اور وہ اٹھ گئی۔ میں طالوت کے ساتھ اٹھ کر رقص کے حال میں واپس آ گیا۔ یہ کیا حماقت تھی؟ میں نے طالوت سے پوچھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ اگر وہ ہم دونوں کی دوست بن جاتی تو کیا حرج تھا؟ اس نے تمہیں پسند کیا تھا۔ بس کل میں نہیں جاؤں گا اور اس سے کوئی دوستی نہیں رکھوں گا۔ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑنا حماقت ہے۔ میں اس پر عاشق نہیں ہوں۔ تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، طالوت نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مگر میرے دوست، تم بھی تو اسے پسند کرتے ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہے۔ ہاں، میرے لیے کوئی اور محبوبہ تلاش کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ بہرحال وہ تمہاری ہے، طالوت نے کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر رقص شروع ہو گیا اور طالوت پوری دلچسپی سے ناچنے والی رقاصاؤں کو دیکھنے لگا۔ یہ کون سا رقص ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا۔ دولت کا رقص، دولت کی قوت کا اعتراف جو انسان کو برہنہ کر دیتی ہے۔ چند کاغذ کے نوٹوں کے عوض نسوانیت ننگی ہو جاتی ہے، شرافت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ یا پھر یہ جنسی بھوکوں کے مذاق کا رقص ہے۔ وہ صرف برہنگی دیکھنے آتے ہیں اور رقاصائیں ان کے آگے ہڈی ڈال کر چلی جاتی ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑو طالوت، میں نے کہا، اور تم بھی بات بات پر ناسے نہ بن جاؤ۔ دیکھو، یہ بھی تو خوبصورت ہے، اس نے اسٹیج پر تھرکنے والی رقاصہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ عورت نہیں ہے۔ اگر تم اسے عورت سمجھنے پر تیار ہو، جو شراب کی ایک بوتل پر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی تھی، تو ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے بہت سہل الحصول ہے۔ ارے باپ رے، نہیں بھائی، یہ نہیں چاہیے، کچھ اور تلاش کر لوں گا، طالوت نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد ہم خاموشی سے ہیجان خیز رقص دیکھتے رہے۔ طالوت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہ جانے کتنی رات گئے، رقص ختم ہوا اور تماشائی اٹھنے لگے۔ تب ایک بڑی بڑی مونچھوں اور خطرناک چہرے والا آدمی میرے قریب آ گیا۔ مسٹر حیات، اس نے گردن قدرے خم کر کے ہماری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا۔ شاید نشے میں تھا، طالوت نے کہا، اور پھر میرا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کس خیال سے میں نے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے حسب معمول کار اسٹارٹ کی اور ہم گولڈ سٹار کے کمپاؤنڈ سے نکل آئے۔ اب تو اپنی رہائش گاہ پر ہی چلیں گے، طالوت نے کہا۔ لیکن راسم، طالوت نے میری جملہ پورا ہونے سے قبل آواز دی۔ خادم حاضر ہے آقا، راسم کی آواز کار کی پچھلی نشست سے سنائی دی۔ رہنمائی کرو، ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ میں نے وہ کوٹھی سر ناصر حیات کے نام سے حاصل کر لی ہے۔ حیات؟ میں چونک پڑا۔ اس مونچھوں والے نے مجھے حیات کے نام سے ہی مخاطب کیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ میں نے جیب میں لفافہ ٹٹولا، لفافہ موجود تھا۔ بہرحال میں نے کچھ نہ کہا اور کار ڈرائیور کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ کوٹھی کا معائنہ صبح کریں گے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، طالوت نے کہا، اور پھر راسم کی طرف مڑ کر بولا، خواب گاہ کس طرف ہے؟ سامنے ہی موجود ہے آقا، راسم نے جواب دیا، اور طالوت اپنی خواب گاہ میں چلا گیا۔ ہوٹل کی بات اور تھی، لیکن یہاں ہمارے لیے 2 الگ الگ خواب گاہیں موجود تھیں۔ اس وقت طالوت نیند کے نشے میں چور تھا، اس لیے اس سے کوئی بات کرنا فضول تھی۔ میں اپنی خواب گاہ میں آ گیا۔ یہاں آرام و آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ میں جانتا تھا کہ راسم کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں، اس نے پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس دنیا کا انسان نہیں تھا۔ میں نے ایک الماری سے ایک خوبصورت سلیپنگ سوٹ نکالا جو بالکل میرے ناپ کا تھا۔ اسے پہن کر میں مسحری پر دراز ہو گیا۔ بہت عجیب دن گزرا تھا آج کا، بے شمار واقعات سے پر۔ اتنے واقعات کسی ایک دن میں کسی کو پیش نہ آئے ہوں گے۔ میں صبح سے اب تک کے واقعات پر نگاہیں دوڑاتا رہا، اور پھر میری نگاہوں میں گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک سفید چہرہ آ گیا، نرگس۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، انتہائی خوبصورت، ماڈرن۔ میری پچھلی زندگی میں تو اس جیسی لڑکیوں کا تصور ایک خواب تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔
लेकिन मौजूदा जिंदगी में नरगिस का हसूल मुश्किल नहीं था। उसका बाप स्टील किंग कहलाता था, लेकिन मैं अगर चाहता तो तालूत मेरे लिए दौलत के अंबार लगा देता और मैं उस जैसे कई स्टील किंग्स को खरीद सकता था। ऐसी सूरत में नरगिस आसानी से मेरे कब्जे में आ सकती थी। मुझे तालूत के एहसार का ख्याल आया। उसने खुशदिली से नरगिस को मेरे लिए छोड़ दिया था। उसका बंदोबस्त होना भी जरूरी है। ये बंदोबस्त मुझे ही करना है। अच्छा बेटा तालूत, तुम भी क्या याद करोगे? मैंने एक ठंडी सांस लेकर सोचा। एक उम्दा तरकीब मेरे जहन में आ गई। नरगिस मेरी बीवी नहीं थी, ना ही मुस्तकबिल में मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम था, इसलिए वह हम दोनों की मुश्तरका महबूबा होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तालूत भी जब उससे मिलेगा तो वो मेरी हैसियत से मिलेगा। मैं उसे उसके लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने फैसला कर लिया और इस फैसले के बाद मुतमिन हो गया। तब मैंने सोने के लिए करवट बदली और करवट बदलते ही मेरे जहन में वो लिफाफा घुस आया जिसे मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था। मैं जल्दी से उठ गया, अपने कोट की जेब से लिफाफा निकाला और उसे चा करने पर एक पर्चा बरामद हुआ। पर्चे पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे। मिस्टर हयात, कल रात को 8 बजे हमारा फ़ोन का इंतज़ार करें। हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। XYZ। क्या बात हुई? मैंने सोचा, कौन है, क्या चाहता है? वैसे हयात कहकर मुखातब करना हमाकत थी। शायद उन्होंने इस कोठी के बाहर लगी नीम प्लेट से हमारे नाम का तयन किया था। बड़ी बड़ी मूँछों वाला मेरे जहन में उभर आया। सूरत से अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। आखिर कौन था, क्या चाहता था? लिफाफा बंद करके रखने के बाद मैं फिर मसहरी पर आ गया। मेरे जहन में खलजान था और न जाने कब तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। फिर नींद ने मुझे उस खलजान से निजात दिला दी। फिर मैंने दूसरी सुबह तालूत से उस लड़की के मुतल्लिक बात की। देखो दोस्त, अगर वो लड़की तफरीह पसंद निकली और इश्क व मोहब्बत के बारे में संजीदा ना हुई तो फिर वो हम दोनों की मलकियत होगी, यानी कभी तुम शारिक होगे और कभी मैं। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तालूत ने हथेली पर घोंसा मार कर कहा। आखिर क्यों? हम दोनों समझौता कर चुके हैं, मैंने भी जोरदार आवाज में कहा। बहरहाल देखा जाएगा, तालूत ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर कहा और फिर मुलाजम चाय लेकर अंदर आ गया। उसने सलीके से चाय की टराली हमारे सामने कर दी और मैं आगे बढ़ गया। उसी वक्त मुझे लिफाफा याद आया और मैंने उसके बारे में तालूत को बताया। तालूत ने हाथ सकोड़ लिए। कौन हो सकता है? मैं भी नहीं समझ सका। खैर, 8 बजने में अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं। अभी से जहन को उलझाने से क्या फ़ायदा। तालूत ने चाय की प्याली होंठों से लगाकर चुस्कियां लेते हुए कहा और मैं भी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते तालूत मुस्कुराकर बोला, वैसे तफरी के अमकानात पैदा हो गए हैं, ख़ास तौर से ये लिफाफा और उसकी तहरीर ना जाने क्यों मुझे बड़ी दिलचस्प महसूस हुई। छोड़ो इन बातों को, आज का क्या प्रोग्राम है? बस तैयार होकर निकलेंगे, सैरो तफरी करेंगे। वैसे मैं कल के दिन का कोई तजर्बा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद हमने नाश्ता किया और फिर ये इमारत से निकल आए। मैं इस शानदार जिंदगी पर तालूत का ममनून हुए बगैर नहीं रह सका था। उसने मुझ जैसे इंसान को क्या से क्या बना दिया। शाम को तकरीबन 4:30 बजे मेरी आंख खुली। मैंने जल्दी से घड़ी में वक्त देखा और फिर बाथरूम में जा घुसा। गुस्ल करने के बाद मैंने एक खूबसूरत सूट पहना और तैयार हो गया। तब मैंने बाहर निकलकर तालूत को आवाज़ दी, लेकिन तालूत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक नौकर अंदर की सफाई कर रहा था। साहब किसी काम से चले गए हैं, ये पर्चा आपके लिए दिया है, उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। मैंने जल्दी से पर्चा लेकर खोला। तुम्हारी जिद की वजह से घबरा कर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाओ उसे टटोलो। अगर दोनों की काम की हो तब भी ठीक है, और अगर तनहा तुम्हारे लिए हो तो मुझे एतराज़ नहीं। मैं भी रात किसी न किसी को तलाश कर लूँगा। मैं दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गया। बहुत बदमाश था, सुबह से इस किस्म की बात नहीं की थी। बहरहाल वक्त कम रह गया था, इसलिए मैं बाहर निकल आया। तालूत के बगैर कहीं जाते हुए अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मजबूरी थी। 5 बजने में थोड़ी सी देर रह गई। मैंने बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोला।
अंदर बैठकर उसे स्टार्ट किया और कार चिकनी सड़क पर फिसलने लगी। तन्हाई मिली तो अपनी हालत पर गौर करने का मौका मिला। हाँ, ये मैं ही था, आरफ जमाल, जो एक मामूली क्लर्क था और जिसने पूरी जिंदगी बस में लटक कर सफर किया था। चमचमाती कारों को देखकर जिसने कभी हसरत से ये नहीं सोचा था कि ऐसी ही एक कार मेरे पास भी होगी, मैं भी एक खूबसूरत कोठी का मालिक हो जाऊंगा। मैं जानता था कि ये हसरतें हमाकत हैं, ये तलब बेवकूफ़ी। 350 रुपये पाने वाले क्लर्क की ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी नहीं आ सकती। लेकिन आज सब कुछ मौजूद था और बाद औकात मेरे ऊपर गैर यकीनी कैफियत तारी हो जाती थी। नरगस के बताए हुए पते को तलाश करता मैं दाऊद रहमानी की आलीशान कोठी के बाहर पहुंच गया। एक मुहज्जब चौकीदार ने जल्दी से गेट खोल दिया और मैं कार पोर्टिको में ले गया। सदर गेट में नरगस 2 लड़कियों और एक दरमियानी उम्र की औरत के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मैं कार से उतर गया और नरगस चौंक कर मेरे अकब में देखने लगी। मैं मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। ओह, मैं नहीं जानती आप तारिक साहब हैं या शारिक साहब। बहरहाल दोनों में से कोई भी हो आप। दूसरे साहब कहाँ हैं? मैं शारिक हूँ नरगस साहिबा, भाईजान को कुछ काम था, उन्होंने मुआजरत की है। ये तआमुल है, मैंने अपनी इन दोनों सहेलियों को ख़ास तौर से आप दोनों से मुलाकात के लिए बुलाया था। मेरी बात पर उन्हें यकीन नहीं आया। उनका कहना था कि आप दोनों में ऐसा फ़र्क ज़रूर होगा जिससे आप में इम्तियाज़ किया जा सकता है। नरगस ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अफसोस है, फिर कभी सही, मैंने मुस्कुराते हुए माजरत की। तशरीफ़ लाइए। वैसे आप इन लोगों को बताइए कि आप दोनों में कोई नुमायाँ फ़र्क है? आवाज़ तक में नहीं, कोई नुमायाँ या गैर नुमायाँ फ़र्क नहीं, आप इम्तियाज़ नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। देखिए तब बताते, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। शारिक साहब, ये मेरी आंटी हैं, इन्होंने ही मुझे परवरिश किया है। मेरी माँ बचपन में इंतकाल कर गई थी। ये मेरी दोनों सहेलियाँ उज़मा और सफ़िया हैं, बेहद शरीफ। डैडी आज सुबह जर्मनी चले गए, फिर किसी दिन आपको उनसे मिलवाऊंगी। मैंने बूढ़ी औरत को अदाब किया। वो शायद मुलाजमा थी, लेकिन उसे एहतरामन आंटी कहा जाता था क्योंकि वह हम तीनों को एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में छोड़कर बाहर निकल गई। मेरी समझ में नहीं आता शारिक साहब, आपने उस मुंह जोर घोड़े बल्कि घोड़ी को कैसे राम कर लिया। ये तो किसी से मुतासर नहीं होती, लेकिन जिस तरह उसने आपके गुण गाए हैं हमें बड़ी तशवीश हो गई, सफ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कह चुकी हूँ शारिक साहब, शैतान से बराह रास्त इनकी अजीज़दारी होती है, इसलिए आप उन्हें नस्ल शैतानी समझकर मुआफ़ कर दें। नरगस जल्दी से बोली। ये अपना राज खुल जाने से परेशान हैं, इसलिए बातें बना रही हैं, लेकिन बहरहाल हमें इसके मुस्तकबल का ख्याल है, इसलिए हम मालूमात ज़रूर करेंगी। उज़मा ने बड़ी बूढ़ियों के अंदाज में कहा। अरे मुस्तकबल की खालाओ, क्या फजूल बातें ले बैठी हो, तमीज़ से गुफ्तगू करो, नरगस ने झल्ला कर कहा। क्यों शारिक साहब, आपको ये गुफ्तगू पसंद नहीं? सफ़िया ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसी महफिलों से दूर गुजारी है, ये माहौल मेरे लिए बहुत पुरकशिश है। आपके घर में दूसरे लोग नहीं हैं? नरगस ने पूछा। बस तारिक भाई के अलावा और कहीं नहीं। ओह, नरगस ने हमदर्दी से कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोली। जानती हो तारिक साहब, इनसे कितने बड़े हैं, अभी तो हम कुछ नहीं जानते। उज़मा यहाँ भी चोट करने से बात ना आई। सिर्फ 12 मिनट, माशाल्लाह, फिर तो वो बूढ़े होंगे, सफ़िया ने कहा और मुझे हंसी आ गई। बड़ी शरीर लड़कियां थीं, बड़ा दिलचस्प माहौल था। काश ये माहौल मेरा अपना हो जाता, लेकिन अब ये सब कुछ सोचना फजूल था। काफ़ी देर तक यूं ही चूंचे चलती रहीं, फिर एक मुलाजमा ने आकर चाय लग जाने की इत्तला दी और हम चारों उठ गए। चाय इंतहाई पुरतकल्लुफ़ थी। चाय की मेज़ पर ही कल रात के वाक़े पर गुफ्तगू चल निकली। मैं इस पुरइसरार वाक़े पर अभी तक हैरत ज़दा हूँ। इस तरह तो आप बहुत से जुए खानों को तलाश कर सकते हैं, नरगस ने फिर कहा, लेकिन उनकी खुशकिस्मती से हमें उसकी ज़रूरत नहीं। इतनी दौलत है कि मज़ीद की गुंजाइश ही नहीं, मैंने कहा, और मेरी इस बात से तीनों लड़कियां काफ़ी मरबूब हो गईं। फिर सफ़िया ने मुझसे मेरी रहायशगाह के बारे में पूछा और मैंने उसे अपनी कोठी का पता बता दिया। अगर हम कभी हाजिर हों तो नागवार तो ना होगा? सफ़िया ने पूछा। मेरी खुशकिस्मती होगी, मैंने जवाब दिया।